नमस्कार। आज की बात के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। पिछले कई दिन से जब भी मेरी आपसे बात हुई तो सरहद पर युद्ध जैसे हालात थे। पिछले 3 दिन से तो हर दिन 9 बजने में 5 मिनट पर ड्रोन उड़ने शुरू हो जाते थे, इसलिए बातें सिर्फ ड्रोन की हुई, युद्ध की हुई। आज पहला दिन है जब सीमा पर शांति है, और जब शांति होती है तो सवाल उठते हैं। आज सवाल है, भारत ने काउंटर ऑफेंसिव क्यों रोका? पाकिस्तान को और क्यों नहीं ठोका? भारत पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए राजी क्यों हुआ? सीज फायर की रिक्वेस्ट क्यों मानी? लोगों के मन में यह भी सवाल है कि ट्रंप ने ट्वीट करके सीज फायर का ऐलान क्यों कर दिया? अमेरिका बीच में क्यों कूदा? अमेरिका से मीडिएट करने की रिक्वेस्ट किसने की? क्या अमेरिका ने भारत पर कोई प्रेशर बनाया? क्या भारत पाकिस्तान से बात करेगा? क्या कश्मीर पर अमेरिका पंच बनेगा? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास काफी सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन है, सारी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी फौज के कमांडर्स ने अब से थोड़ी देर पहले ऑपरेशंस के बारे में क्या बताया। आज पहली बार उन्होंने इसके बारे में बात की है। पिछले 4 दिन में हमारी फौज ने पाकिस्तान की आर्मी को कितना नुकसान पहुंचाया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने आज पहली बार अपने टारगेट्स और अपने अचीवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। मिलिट्री कमांडर से बताया कि कैसे पाकिस्तान ने उन्हें जंग के लिए मजबूर किया। हमारी फौज का कहना है कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान ने शरारत की, बार बार शरारत की, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया। इसलिए पाकिस्तान को करारा जवाब देना पड़ा। इंडियन फोर्सेस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत की ताकत की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या बताया, यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं हमारी तीनों सेनाओं की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑफेंसिव के बारे में, ऑपरेशन के बारे में आज काफी इंटरेस्टिंग जानकारी दी, डिटेल में जानकारी दी, सबूतों के साथ जानकारी दी। आज हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस ने देश के सामने पिछले 5 दिन से चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक एक डिटेल शेयर की। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अब तक के एक्शन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान की फौज के 35 से 40 जवान और अफसर मारे गए हैं। पाकिस्तान के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम समेत कुल 11 ठिकानों को हमारी एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, भारत के ऑफेंसिव एक्शन के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने 2 घंटे के बाद ही वायदा खिलाफी की, फिर से ड्रोन्स भेजे। हमारी फौज ने उन्हें मार गिराया, इसका जवाब दिया। लेकिन अब कल दोपहर 12 बजे तक मिलिट्री एक्शन रुका हुआ है। अब अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करता है तो उसे पहले से भी तगड़ा जवाब दिया जाएगा। Disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. Any threat to the sovereignty, territorial integrity
and safety of our citizens will be met with decisive force. तो मतलब साफ है, अगर पाकिस्तान ने आज रात फिर ड्रोन उड़ाने की कोशिश की या फिर एलओसी पर फायरिंग की तो फिर जो जवाब मिलेगा उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। और आर्मी के कमांडर्स को पूरी छूट दी गई है कि अच्छी तरह से पिटाई करो। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने डिटेल में बताया कि 7 मई की रात दहशतगर्दों के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद क्या क्या हुआ, पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट किया, हमारी फौज ने कैसे संयम के साथ जरूरी एक्शन लिया, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स का रोल सबसे बड़ा था, इसीलिए इसके बाद डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए.के. भारती ने एयरफोर्स के ऑपरेशन की पूरी डिटेल दी। In a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. एयर मार्शल भारती ने सिर्फ बताया नहीं, सबूत दिखाए। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें दिखाई, हमले से पहले की इमेज दिखाई और फिर हमले के बाद जो तबाही हुई उसकी तस्वीर से इसे कंपेयर करके दिखाया। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई देगा कि पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस के रनवे को जबरदस्त नुकसान हुआ है। भारत की स्ट्राइक की वजह से इस रनवे पर बड़ा गड्ढा हो गया है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने तो सिर्फ स्टिल पिक्चर्स दिखाई। ये पिक्चर्स ऊंचाई से लिए गए हैं, इसलिए इनमें नुकसान के स्केल को आप बहुत ठीक से नहीं समझ पाते। एयरफोर्स के लोग तो उसको समझते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक्चुअल वीडियो दिखाता हूं। रहीम यार खान एयरबेस के रनवे पर कम से कम 40 फीट गहरा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। रनवे पर जगह जगह बड़े बड़े होल बन गए हैं। एयरबेस टर्मिनल की बिल्डिंग को भी भारी नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई है, जिसके बाद 7 दिन का नो टाइम नोटिस जारी किया गया है और कहा गया कि यह रनवे फ्लाइट ऑपरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। बड़ी बात है कि पाकिस्तान के लोगों ने भी रहीम यार खान एयरबेस पर हमले को देखा, इसके वीडियो बनाए। इन वीडियोज में लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि पूरा एयरबेस तबाह हो गया है। आवाम ने काम देखो जी, सवेरे नमाज से उड़ते नहीं बंब वेखण पहुंच गए। इधर चेक करो, देखो रहीम यार खान एयरपोर्ट लाइव। आ देखो लोग आ रहे हैं बंब देखण। इधर देखो लोग आ देखो रहे बंब देखण। वीडियो बड़ा वीडियो। रहीम यार खान पाकिस्तान के साउथ पंजाब का शहर है। रहीम यार खान का एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स की सेंट्रल एयर कमान का हिस्सा है। राजस्थान के ऑपोजिट रहीम यार खान का एयरबेस
पाकिस्तान की एयरफोर्स सैटेलाइट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करती है। जैसलमेर से इसकी दूरी केवल 175 किलोमीटर है। पाकिस्तान यहां से ड्रोन भेज रहा था, मिसाइल अटैक कर रहा था, जो जैसलमेर और बाड़मेर जैसे भारत के इलाकों को टारगेट कर रहे थे। भारत की एयरफोर्स ने रहीम यार खान एयरबेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इस वक्त सौरभ शर्मा हैं मेरे साथ में, और सौरभ शर्मा के साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा हैं, एयर कमांडर रिटायर्ड AS बहल हैं। ये सब एक्सपर्ट्स हैं। सौरभ, इन एक्सपर्ट्स के जरिए मैं समझना चाहता हूं और दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि रहीम यार खान एयरबेस के तबाह होने का मतलब क्या है, कितना बड़ा नुकसान है ये पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल रजत जी, और हम तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखाएंगे भी, और फिर हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे रहीम यार खान एयरबेस की इंपॉर्टेंस क्या है, और वहाँ जाकर के हमारा उसको नुकसान पहुँचा पाना, उसको हिट करना, ये कितनी बड़ी बात है। तो अगर हमें स्क्रीन पर मिल जाएं वो तस्वीरें जो अभी हम दिखा रहे थे दर्शकों को, तो ये आप देख सकते हैं। मैं बहल साहब को कहूँगा एक बार आ जाए मेरे साथ। ये है रहीम यार खान एयरफील्ड। आज जो ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारी सेनाओं की, उसमें बताया गया पहले कैसा दिखता था एयरफील्ड, बाद में कैसा दिख रहा है। बिल्डिंग पहले कैसे दिखती थी, बाद में कैसे दिख रही है। बहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखिए ये 9000 फुट का रनवे है, लेकिन जो इसके ऊपर अटैक किए गए हैं, दो इसमें म्यूनिशंस लगे हैं आके, और जो गड्ढा दिख रहा है दैट इज अबाउट 40 फीट, यानी कि अबाउट 15 to 20 मीटर्स का गड्ढा है, और 3 to 5 मीटर्स का इसका विड्थ है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नॉट एबल जो क्रेटर किया है रनवे के ऊपर, बट जो इसके आसपास के एरिया पे जो म्यूनिशंस गिरे हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, ताकि इसको रिपेयर में बहुत लंबा टाइम लगेगा, और साथ में इसका ऑपरेशंस काफी दिनों तक, काफी देर तक हम ऑपरेट इसको नहीं कर पाएंगे यहां पे। ये और एक और कॉम्प्लेक्स को भी हिट किया गया है। ज्यादातर उसके अंदर ड्रोन्स रखे जाते हैं, UAVs रखे जाते हैं, वो नीचे है जी। बिल्कुल इस कॉम्प्लेक्स को भी हिट किया गया है। और उन्होंने जो पिक्चर्स दिखाई हैं बहुत क्लियरली कि अटैक करने से पहले बिल्कुल क्लियर आप बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, जो हैंगर टाइप बिल्डिंग्स हैं, और फिर जब अटैक हो जाता है तो आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं। रहीम यार खान का जो डिस्टेंस है, जैसे कि मेरे काबिल दोस्त बता रहे थे, 175 किलोमीटर्स है जैसलमेर से, और ये बेस को इस्तेमाल किया जाता है फॉरवर्ड बेस पे, और यहां पे क्विक रिएक्शन एयरक्राफ्ट को भी रखा जाता है, ताकि जो क्लोज एयर सपोर्ट यानी कि आर्मी की मदद के लिए ऑपरेशन चलाए जाने हैं वो यहां से किए जाते हैं। और यहीं पे ज्यादातर ये डेजर्ट एरिया में आता है, तो इस वजह से इस जगह से जो आर्मर ऑपरेशंस होते हैं, चाहे उनकी साइड के हों या हमारी इधर से हों, जो टैंक्स की मूवमेंट्स होती हैं, उनके लिए भी एयरक्राफ्ट इस जगह से, सक्कर से और जकोबाबाद से लिए जाते हैं, और तीनों को हिट किया गया है। और बहुत अहम चीज क्या आती है इसमें, ड्रोन्स, इसमें मिसाइल्स, और इसके अंदर इवन अटैक हेलीकॉप्टर्स तक यहां पे रखे जाते हैं। तो ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है, स्पेशली अगर आर्मर ऑपरेशंस होने इस एरिया में। और इस बेस से जैसलमेर के ऊपर भी खूब अटैक हुए हैं। ये कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ड्रोन्स, मिसाइल्स के अटैक हुए हैं। हो सकता है कि रहीम यार खान और सक्कर ऐसे दो बेसेस होंगे जहां से ये अटैक्स किए गए होंगे। सौरभ, आज हमारे जो आर्मी कमांडर थे वो ये बता भी रहे थे कि उन्हीं जगहों पर अटैक किया जहां से ये ड्रोन भेजे जा रहे थे, या जहां से मिसाइल फायर की जा रही थी, या जहां से भारत पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। जी हाँ, खासतौर पर लाहौर का नाम लिया उन्होंने कि ज्यादातर ड्रोन्स वहां से आए। बिल्कुल, लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के पास है। आप देखें अमृतसर के अक्रॉस आता है, लाहौर के पास गुजरांवाला भी है, और लाहौर के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है, रेडार है। उन्होंने 6 रेडार्स को हिट किया है। हमारी एयरफोर्स ने 6 रेडार्स को हिट किया और 6 रेडार्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लाहौर का है, गुजरांवाला का है, चूनिया का है, आरिफ वाला का है, सक्कर का है, और पसरूर का है। चकलाला का भी उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी। अब एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। अगर चकलाला की तस्वीर दिखाएंगे तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। तो जो लाहौर में अटैक किया है उसका एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया, यानी कि अर्ली वार्निंग रेडार को भी मारा है, जो एक्विजिशन रेडार है, और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया। तो एक गैप दे दिया। अगर आप देखें गुजरांवाला और उस एरिया में, अगर इस्लामाबाद या और कोई एरिया में जाना है, डेप्थ में भी सरगोदा जाना है, और सरगोदा बिल्कुल उसी की लाइन में वेस्ट में आता है, पश्चिम में आता है, 270 किलोमीटर बॉर्डर से। तो अगर उसको भी अटैक करना है तो गैप मिल गया उनको। ये तो सौरभ, अब चकलाला की एक बार जरा बात कर लेते हैं। चकलाला की तस्वीरें देख लेते हैं। आप इसके बारे में बताएं। उससे पहले रजत जी, बहुत अच्छा लगा जब हमारे एयर मार्शल साहब ने चकलाला का जैसे ही उन्होंने नाम लिया, उन्होंने उस वक्त कहा चकलाला मतलब इस्लामाबाद।
ये इस्लामाबाद के नजदीक है ये एयरफील्ड, तो वहां जाके हमने हिट किया। अभी अगर हम चकलाला के एयरफील्ड देखें, पहले इसका नाम अभी नूर खान एयरफील्ड है, ये है रावलपिंडी, या उसको पिंडी कहते हैं हम लोग पंजाबी के अंदर, तो पिंडी में ही है। और ये आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स के पास भी है, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के पास भी है। इस्लामाबाद वहां से 10 से 17 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो हाउस करता है नेशनल कमांड अथॉरिटी को, वो भी इसके पास आता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत अहम हो जाती हैं जब हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। और ये पॉलिटिको मिलिट्री टारगेट है, यानी कि यहां से आप नेशनल कमांड अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें ना करें। और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है वो ये देखता है कि क्या स्ट्रेटेजी होगी स्ट्रेटेजिक लेवल पे और कैसे हम पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत अहम चीज जो उन्होंने कही है कि पॉलिटिको लीडरशिप इस्लामाबाद, मिलिट्री लीडरशिप रावलपिंडी, दोनों उसके आसपास। फिर उसके ऊपर इसमें दो और अहम चीजें हैं। C-130 जहाज वो भी यहां से ऑपरेट होता है और उस हमले में उसको भी शायद डैमेज हुआ है। और साथ में एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, पाकिस्तान के पास 2 फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। फोर्स मल्टीप्लायर्स का मतलब होता है जिसका आउट ऑफ प्रोपोर्शन इफेक्ट होता है। जैसे एयर टू एयर रिफ्यूलर मतलब है जहाज, ट्रांसपोर्ट जहाज, उसके अंदर फ्यूल टैंक्स होते हैं, फाइटर जहाज आता है, उसके साथ ट्यूब आती है, वो लिंक कर लेता है और फ्यूल ट्रांसफर हो जाता है। पाकिस्तान के पास 4 हैं, ये इसका होम बेस है एयर टू एयर रिफ्यूलर्स का। और साथ में अगर देखें C-130 और VIP एयरक्राफ्ट का भी ये होम बेस है। तो बहुत ही अहम बेस है जिसको हमने न्यूट्रलाइज किया। पॉलिटिकल सिग्नल आर्मी हेडक्वार्टर्स के लिए, पॉलिटिकल सिग्नल पॉलिटिशियन लीडर्स के लिए और पॉलिटिकल सिग्नल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के लिए, सब यहीं से होते हैं। सौरभ, एयर मार्शल A.K. भारती ने क्या कहा था इसके बारे में आज जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो भी एक बार लोगों को सुनवा देते हैं। चकलारा एयरबेस को लेकर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। वो कहा था कि इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां की तबाही के सबूत जो उन्होंने दिखाए थे वो भी एक बार देख लेते हैं। Chaklala Airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. और जिस चकलाला एयरबेस का जिक्र एयर मार्शल कर रहे थे, जिस वक्त हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया उस वक्त की लाइव तस्वीरें भी मेरे पास हैं। हम एक्सपर्ट्स के पास जाएं इससे पहले एयरफोर्स हमले में पाकिस्तान की इस एयरबेस की जो एयर स्ट्रिप है और इसका कमांड टावर किस तरह से पूरी तरह बर्बाद हो गए, वो तस्वीरों में देख लेते हैं। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस, भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर, भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये जितने भी डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे स्टूडियोज़ में हैं वो बताते हैं चकलाला एयरबेस के बारे में। ये पंजाब के रावलपिंडी में है। रावलपिंडी पाकिस्तानी फ़ौज का हेडक्वार्टर है। ये चकलाला एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है। यहाँ पर ऑर्डिनेंस डिपो है, हथियारों और गोला बारूद का ज़ख़ीरा यहाँ पर रहता है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इस सबसे सुरक्षित, सबसे सिक्योर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस को मिनटों में अटैक किया, तबाह कर दिया। चकलाला एयरबेस पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम कोई काम नहीं आया। हमारी सेना की तरफ से जो बम फेंके गए वो बिल्कुल निशाने पर बैठे। इसकी लोकेशन जैसा मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और हमारे श्रीनगर एयरबेस से इसकी दूरी 160 किलोमीटर है, जबकि हमारे नगरोटा एयरबेस से पाकिस्तान का चकलाला एयरबेस 190 किलोमीटर दूर है। 1965 का मुझे याद है, 1975 की वॉर में पाकिस्तान ने इस एयरबेस का काफ़ी इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान चकलाला एयरबेस से कोई हरकत कर पाता इससे पहले ही हमारी फोर्सेस ने उसे बर्बाद कर दिया। एक बार फिर से सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, इस एयरबेस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर ये हमारे एक्सपर्ट समझा दें हमें, वो क्या थी संक्षेप में? जनरल के किसना देखिए, चकलाला एयरबेस जब हम बात करते हैं तो हम 2 जगहों की बात जरूर करेंगे।
एक रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स की, या जब हम आर्मी हेडक्वार्टर बात करते हैं तो उसमें आर्मी नेवी की भी हेडक्वार्टर है और एयरफोर्स की हेडक्वार्टर्स है। इसके अलावा जब हम 10 किलोमीटर कहते हैं और हम अपनी दिमाग यदि दिल्ली में रखें तो पूरा जो हमारा पार्लियामेंट है या हमारा जो मेन डिसाइसिव फोर्स होता है, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो सारे 10 किलोमीटर के इलाके में हैं। और ये आज मॉर्निंग में, यदि रजत जी आप ध्यान रखे होंगे, इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है। और ब्रह्मोस का जब ये लखनऊ में उसका एक प्रशिक्षण केंद्र का, तो वहाँ से कुछ इसके बारे में इशारे आए थे। और हमारी जो सबसे बड़ी अच्छी और जो दुनिया अचंभित है, शायद ब्रह्मोस का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। और जो यहाँ ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ है, ये आपको ये दिखाता है कि आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, क्योंकि एयर चीफ हमारे जो डीजीएमओ एयर हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली है और हमारे डीजीएमओ आर्मी ने बोला है कि हमने उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास में ये दिखाया है कि कभी भी उनको हम कुछ बर्बाद किए हैं। तो मेरे ख्याल से जब हम चकलाला की बात करते हैं तो जो वो पूरी की पूरी और सबसे बड़ी, यदि आप कहेंगे अचीवमेंट या हम डेमोस्ट्रेटेड अचीवमेंट है, क्योंकि हो सकता है ये दिखाया गया, हो सकता है 3 या 4 हमने कुछ जो एमिनेशंस इस पे मारे हों, जो कि वैरायटी क्या है वो मुझे पता नहीं है, ना तो बताया गया है, ना जानना चाहिए। आज पूछने की कोशिश भी की थी कुछ लोगों ने, उन्होंने ये बताया, ने कहा कि ये ऑपरेशन की जो डिटेल्स है नहीं बताते, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये शेयर भी नहीं की जाती हैं। एक और एयरपोर्ट जिसका जिक्र किया था एयर मार्शल ने, वो पाकिस्तान का चुनियान एयरबेस, इसको भी कैसे तबाह कर दिया। एयर मार्शल ए के भारती ने पाकिस्तान के इस एयरबेस की तबाही की तस्वीरें भी दिखाई थी, पूरी दुनिया के सामने दिखाई थी। एयर मार्शल ए के भारती बता रहे थे कि 9 और 10 मई को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर बेसेस के साथ साथ उसके एयर डिफेंस रडार्स को भी टारगेट किया था, और इस हवाई हमले में चुनियान एयरबेस का एयर डिफेंस रडार ध्वस्त हो गया था। इसी तरह से पंजाब के पसरूर और आरिफवाला में भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को तबाह कर दिया गया। तो उनकी बात सुन लेते हैं, क्या बताया था एयर मार्शल भारती ने। The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th, this is the radar site. A blown up photograph once again on a tower, not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Here is the Pasrur air defense system. If you could see, zoomed up view, this is the radar mounted on a high tower. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. जो आवाज़ आप सुन रहे थे एयर मार्शल ए के भारती की थी, और वो सबूतों के साथ दिखा रहे थे कि कितना नुकसान किया है। आज 5 दिन में क्या क्या किया, इसको रिव्यू हम लोग कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपर्ट से इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। चुन चुन कर एयरबेसेस को निशाना बनाया, और जो चुना था उसमें ये चुनियाना एयरबेस था। लाहौर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के कसूर ज़िले में मौजूद इस चुनियान एयरबेस को हमारी फोर्सेज ने जब निशाना बनाया तो निशाना सटीक था और एयरबेस बर्बाद हो गया। चुनियान एयरबेस भारत के वेस्टर्न बॉर्डर के करीब है और लाहौर को एयर कवर देता है। तो पहले जो हमने देखा था वो इस्लामाबाद को एयर कवर देता था, ये लाहौर को एयर कवर देने वाला है, और यहाँ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इस एयरबेस पर जो हमला हुआ उससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। तो सौरभ, मैं आपके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझना चाहता हूं कि ये जो एयरबेस है इसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। कमोडोर बैल। रजत जी और सौरभ जी, जो बेस जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला 70 किलोमीटर साउथ में आता है लाहौर के, और ये इसकी लाइन में हमारा पंजाब रहता है, और इस बेसिस जो है दैट इज भटिंडा वाला एरिया आता है इसके अंदर। और इसका इंपॉर्टेंस ये है, एक
कि इसके अंदर अर्ली वार्निंग रेडार है। आप देखिए जो भी उन्होंने 6 रेडार्स की बात की जो हमने अभी पहले कवर किए थे, वो पूरे के पूरे एक अर्ली वार्निंग चेन है जो लाहौर से शुरू होती हुई आती है चुनिया पे और चुनिया से जाती है आरिफवाला पे। आरिफवाला 185 किलोमीटर दूर है लाहौर से, तो ये आता है 70 किलोमीटर, फिर आरिफवाला। इसमें एक छोटा सा रनवे भी है, लेकिन यहां ज्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस कम होते हैं। ये बेसिकली अर्ली वार्निंग के लिए, रेडार अर्ली वार्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सैटेलाइट बेस इसको जरूर कह सकते हैं। और दूसरी चीज है क्या वेपन का इस्तेमाल हुआ है। मुझे जो लग रहा है यहां पे, इस पे हार्पी का मतलब है एंटी रेडिएशन ड्रोन। एंटी रेडिएशन का मतलब है जो रेडार के रेडिएशंस को पिक करके होम करके, इसको भी कामाकाजी ड्रोन कहते हैं। ऊपर आता है, रेडार के सिग्नेचर्स को देखता है और जैसे ही वो रेडार का सिग्नेचर मैच करता है और कहता है ये वही रेडार है जिसके लिए ये प्रोग्राम किया गया है, वो चला जाता है कामिकाजी डाइव में, सुसाइडल डाइव में, और जाके उसको हिट कर देता है। और अगर सपोज रेडार का एमिशन बंद भी हो जाए तो जो लास्ट मिनट जो इसके अंदर फीड की गई उसकी पोजीशन है उस पे जाके होम करता है। इसका मतलब रेडार का तबाह होना नियरली सर्टेन है। और वही आप देख रहे हैं पहले रेडार और आफ्टर जो पोजीशन है कि रेडार पूरी तरह उसका एंटीना वगैरह सब डिस्ट्रॉयड है। और इससे क्या होता है, जब हम ये क्रिएट करते हैं गैप्स, हमने गैप किया लाहौर के पास, लाहौर गुजरांवाला रावलपिंडी एरिया का, फिर हमने गैप किया यहां चुनिया में, फिर गैप किया हमने कहां पे, हमने जाके गैप किया आरिफवाला में, और वो राजस्थान का बॉर्डर बिल्कुल वहां से शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमने गैप किया सक्कर में, और सक्कर के बाद हमने पसरूर, और ये जो पसरूर है वो डेप्थ वाली एयरफील्ड है। तो कहीं ना कहीं जो एक चीज रजत जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके साथ 2 दिन पहले, जब हम ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि हम इनको अर्ली वार्निंग रेडार को क्यों नहीं हिट किया गया, क्योंकि ये पूरी कवरेज देते हैं, ये आंखें हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की और पाकिस्तान के आर्मी की भी, तो उसको क्यों नहीं हिट किया। देखिए इंडियन एयरफोर्स ने हिट किया और बहुत एक्यूरेटली हिट किया। और साथ में एक और अहम चीज आ जाती है, जब भी ऑपरेशन शुरू होते हैं ये रेडार्स ही डायरेक्ट करते हैं एनिमी के फाइटर्स को, और इसके बाद आता है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। वो 2 चीजें इसके साथ चलती हैं। तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का एयरफील्ड कौन सा है, भुलारी, वो उसका होम बेस है, उसको भी हिट किया हमने, उसके हैंगर को भी हिट किया। तो कहीं ना कहीं और पेशावर में डेप्थ में भी रखते हैं वो इन फोर्स मल्टीप्लायर्स को, यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को पेशावर में भी रखते हैं, इधर भी रखते हैं, और उधर हमने हिट किया है पिंडी का जो रनवे है, एयरफील्ड है, उसके अंदर भी रखते हैं, हैंगर के अंदर कभी कभार एयर टू एयर रिफ्यूलर्स। तो हम 2 फोर्स मल्टीप्लायर्स को हिट करें। एयरफोर्स की बड़ी अच्छी प्लानिंग है, प्रिसीजन वेपन का इस्तेमाल किया गया है, सिंक्रोनाइज अटैक है, मिनिमम कोलेटरल डैमेज है। जहां एयरफील्ड्स को हिट करना चाहिए वहां हम एयरफील्ड्स को हिट कर रहे हैं। अच्छी बात बैल साहब यह है कि आज उन्होंने बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया और सबूतों के साथ बताया कि कैसे कैसे किस किस जो एयरफोर्स ने कहां का हिट किया, कितना नुकसान किया। सिंध सूबे का उन्होंने जिक्र किया था, वहां पर जकोबाबाद का शहबाज एयरबेस है उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया। जकोबाबाद में वो बता रहे थे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का हैंगर है जो भारतीय एयरफोर्स के हमले में तबाह हुआ। डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस मार्शल ए.के. भारती, उन्होंने बताया कि जकोबाबाद में पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ। उन्हीं के शब्दों में, उनकी आवाज में सुनते हैं। Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Ballari Airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. तो ये जो शाहबाज एयरबेस है, इसकी बर्बादी की कुछ तस्वीरें मेरे पास में, वो आपको दिखाता हूं। इसकी जो कैसी बर्बादी हुई वो समझने के लिए पहली तस्वीर इस टर्मिनल बिल्डिंग की है, आपको सब कुछ ठीक ठाक नजर आएगा। और दूसरी तस्वीर देखकर आपको साफ साफ अंदाजा लगेगा यहां क्या हुआ। यहां जो बिल्डिंग है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, और ये पाकिस्तान के लिए
चिंता की, कंसर्न की बात इसलिए हो सकती है क्योंकि ये वो एयरबेस है जो भारत के जैसलमेर से बहुत करीब है। यहां से पाकिस्तान अपने F-16 जैसे फाइटर प्लेन उड़ाता है। पाकिस्तान ने यहां पर AW139 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं और अब यहां सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। एक बार फिर से सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, यह समझने की कोशिश करें कि इस एयरबेस के तबाह होने से, इस एयरबेस पर जो अटैक किया गया उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, ये देखें मेरे साथ जनरल सिवाच हैं, वो बताएंगे। एयरक्राफ्ट हैंगर हमारा एयरफोर्स का टारगेट था और वो बिफोर आफ्टर इमेज जनरल साहब दोनों हैं। ये हैंगर सही सलामत और ये हैंगर ध्वस्त। बिल्कुल, देखो सौरभ की सच्चाई यह है कि अगर आप देखें हमले से पहले बिल्कुल इंटैक्ट था और हमले के बाद इसमें बिल्कुल नुकसान हो चुका है। देखिए ये जो एयरफील्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इसमें एक प्रकार से जो अटैक हेप्टर का भी इस्तेमाल है। ये कोई 100-150 किलोमीटर दूर है भारत के बॉर्डर से, सिंध के जो बॉर्डर के अंदर आता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि ये यहाँ से आपके जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ये आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इसको आपको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी था। अब जो इसके अंदर क्षति पहुंची है वो सुनने में आया कि 30 से 35% जो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इसका बर्बाद हो गया है और इसको लगता है इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। तो आपने एक प्रकार से उनकी मेन एयरफील्ड को 3 से 4 महीने के लिए बिल्कुल ऑफ रोड कर दिया। और इसके अंदर मनोबल का ज़्यादा, इसमें यह भी सुनने में आया इसके जो हैंगर थे उन हैंगरों को भी बर्बाद हुआ है और जो हैं और ATC में भी सुनने में आया है इसमें कुछ जो 3 से 4 जो एयरफोर्स के थे जवान वो भी मारे गए हैं जो ATC को मैन कर रहे थे। तो एक सच्चाई है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है एयर, और जितना इसको नुकसान हुआ है और उसको अभी दोबारा ठीक करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। और ये जो एयरक्राफ्ट का हैंगर है आप देखें इस पे जिस प्रकार से हमला हुआ है ये बिल्कुल बर्बाद हो गया। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक जिक्र सौरभ ये सक्कर एयरबेस का भी आया था, तो हमारी फौज ने इसको कैसे तबाह किया, कितना तबाह किया, इसकी डिटेल्स कुछ हमारे पास में है। ये वो एयरबेस है जहां पर चाइना से मिले सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट JF-17 की तैनाती की हुई है। इस एयरबेस पर भी जबरदस्त बमबारी हुई थी और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम यहां भी काम नहीं कर पाया और पूरे एयरबेस पर आग के गोले बरसते नजर आए। ये सक्कर एयरबेस का इस्तेमाल आमतौर पर बताया जाता है कि ये जंग के टाइम पर होता है, जैसलमेर के करीब है। इस एयरबेस से जैसलमेर की दूरी 225 किलोमीटर है, लेकिन अब ये एयरबेस किसी काम का नहीं रहा। जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई में देखने वाली हैं और ये एक तरह की गवाही है इस बात की कि किस तरह की बर्बादी हुई। सक्कर एयरपोर्ट से स्ट्राइक हुआ, बचत थी वाह, दरा दरिया पूरा घर लुड़िया। सक्कर एयरपोर्ट से स्ट्राइक हुआ, बचत थी वाह, दरा दरिया पूरा घर लुड़िया। सौरभ, ये जो सक्कर एयरपोर्ट जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाई है इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि क्या कितना नुकसान हुआ होगा और क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी इस एयरबेस की? जी जनरल साहब, हम तो लेमैन हैं, हम मिलिट्री तो वो नहीं जानते डिटेल्स, लेकिन ये तो आंखों से दिख रहा है। ये देखिए बिफोर आफ्टर इमेज में आप देखिए ये शेल्टर है इनके इक्विपमेंट का और बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जी जनरल साहब और बैल साहब, देखो ये सच्चाई है कि आप देखने से पता लग जाता है कि जो हमले से पहले ये इसकी हालात कैसी थी, बिल्कुल इंटैक्ट था और हमले के बाद ये बिल्कुल बर्बाद हो गया है। इसके अंदर जो UAV वगैरह भी स्टोर होती थी और ऐसा लगता है इसको भी नुकसान कम से कम 20 से 25% हुआ। इसको भी कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे दोबारा ऑपरेशनलाइज होने। देखो एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जिस प्रकार से जो हमले हुए हैं उन एयरफील्ड पे हुए हैं जहां से दुश्मन ड्रोन भेज रहा था, UAV भेज रहा था और जो हमारे को मिसाइल भेज रहा था और हमारे को हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। हमने एक ही चंद एक उसमें 9 एयरफील्ड को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत एक ऐसा एक्शन ले सकता है। और देखो जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो जैसे हमने बताया ब्रह्मोस मिसाइल भी है, उसके अंदर जो हमारे पास रफेल है, रफेल का जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर हमारे पास
एक प्रकार से स्कैल्प मिसाइल है, जिसकी 400 से 600 किलोमीटर तक की रेंज है, वो एयर टू ग्राउंड है। उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर हैमर एक प्रकार से स्मार्ट वेपन सिस्टम है, उसका भी इस्तेमाल किया है। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हथियारों का जखाड़ा था वो काबिल तारीफ था। ये आज शेयर एक भोलारी एयरबेस का भी जिक्र आया था सौरभ, और उसके बारे में एयर मार्शल ने बताया कि ये एयरबेस भी भारतीय एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया है, इस पर भी अटैक किया था। भोलारी एयरबेस पाकिस्तान के दक्षिणी एयर कमांड का हिस्सा है, कराची के करीब है। कराची से भोलारी की दूरी 164 किलोमीटर है। इस एयरबेस पर पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर प्लेन्स को तैनात किया हुआ है, और यहाँ जो बर्बादी हुई, जो तबाही हुई, उससे वाकई में पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आया। जी बहुत इंपॉर्टेंट बेस है ये हैदराबाद के पास आता है और हैदराबाद और कराची के बीच में आता है। और इसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि इसमें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि एवैक्स होता है इसके अंदर। कौन से एवैक्स? जो एरीआई वाले एवैक्स है, जो स्वीडन के एवैक्स हैं। अगर हम हमारे में से न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी की अगर पाकिस्तान के पास है तो दो चीजों में है, AEWC और एवैक्स में, और पायलट टू कॉकपिट रेशो में। अगर इसमें एक भी एवैक इनके हैंगर में, जो इसको दिखा रहे हैं यहां पे, एक भी AEWC एयरक्राफ्ट इसके अंदर है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो पाकिस्तान को मेजर लॉस है। और हमारी जो एक जगह जहां पाकिस्तान सिर्फ हमसे बेटर था, वो जगह भी कम हो जाएगी। और ये बहुत अहम बेस गिना जाता है, और खासकर ये पास में आता है कच्छ के भी। हैदराबाद सिटी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसके बाद कराची जाती है, हैदराबाद के पास है ये, और ये 150 से 250 किलोमीटर कच्छ से ऊपर है। और इधर से जो एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होते हैं वो ज्यादातर AEWC एयरक्राफ्ट। अब हैंगर को देखिए, ये हैंगर है बिफोर अटैक, और ये देखिए टॉप डाउन मिसाइल। तो मेरे को जो लग रहा है, मेरी अपनी अप्रिसिएशन है, इसको ब्रह्मस से मारा गया है, ब्रह्मस NG से। और देखिए ऊपर से मिसाइल आई है, टॉप अटैक है, आके अंदर एक्सप्लोड की है। अगर कोई भी उनका एरीआई एयरक्राफ्ट इसके अंदर होगा, तबाह और बर्बाद हो चुका होगा। आप मुझे बता रहे थे एक एवैक्स की कीमत कितनी होती है, पाकिस्तान को वो बहुत मायने करता है। जी बिल्कुल, एक एवैक्स की कीमत डिपेंड करता है एवैक्स के ऊपर, लेकिन खासकर अगर एरीआई टाइप है तो 250 से 300 मिलियन डॉलर एक एवैक की कीमत है। मतलब आप पूरा अटैक्स देख लीजिए, जितने अटैक्स हुए रेडार, और ये स्टैटिक रेडार है, ये वो रेडार है जो अर्ली वार्निंग है। इनकी कीमत भी ज्यादा है, इनको इंस्टॉल करने में भी बहुत टाइम लगता है, इनको ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है, इनको खरीदने में भी बहुत टाइम लगता है। चाइना से खरीद लें ये JY-27A रेडार, लेकिन वो खरीदने का प्रोसेस, लाने का, इंस्टॉल करने का कई महीने, कम से कम अगर कहूं तो 8 से 12 महीने, 1 साल का इसका प्रोसेस मिनिमम है, और नहीं तो उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। तो पाकिस्तान को जहां हिट हुआ है बहुत बुरी तरह से, वो हमने कॉस्ट डाला है उनके ऊपर। इस बार कॉस्ट डालने से ये हो रहा है कि जो भी चीजें हमने डिस्ट्रॉय की हैं, इमीडिएटली रिप्लेस नहीं कर सकते वो, उनको वो खरीदनी है, प्रोसेस ऑन करना है। और दूसरी चीजें हमने गैप्स बना दिए हैं, हमने उनके एयरफील्ड्स को क्रेटर किया है। हो सकता है वो कुछ दिनों में रिपेयर हो जाए, लेकिन एक बार जब आप हिट करते हो, उसको क्रेटर करते हो, और उस पर क्विक ड्राइंग सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, एयरफील्ड की जो स्ट्रेंथ है, पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर कहते हैं हम उसको, वो कम हो जाता है। वो हैवी एयरक्राफ्ट लेने में उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स, जो अपने आप को फिजाया कहती थी, जो अपने आप को कहती थी वर्ल्ड की बेस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स है, इतना बड़ा धक्का पाकिस्तान एयरफोर्स को लगा। एक और एयरबेस का जिक्र आया था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सरगोदा का। बिल्कुल, सरगोदा पर स्ट्राइक की, जबरदस्त तबाही हुई। सरगोदा एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है। एयर मार्शल बता रहे थे कि सरगोदा में हमने हमला किया, यहाँ पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हमारी एयरफोर्स ने सरगोदा के एयर एसेट सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन दोनों को तबाह कर दिया है। सरगोदा एयरबेस का रनवे भारत के अटैक से तबाह हुआ है, और भारत के हमले के बाद सरगोदा के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। यहाँ के लिए पाकिस्तान ने नो टाइम नोटिस जारी किया है, यानी अभी यहाँ से कोई फ्लाइट आ जा नहीं सकती। Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see, this
blown up, repairing going on. अब सरगोधा से जो तस्वीरें आई हैं उनमें बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना का निशाना बिल्कुल टारगेट पर लगा और इसके बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। सरगोधा एयरबेस पाकिस्तान के सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है, जहां कॉम्बैट कमांडर स्कूल भी है। पाकिस्तानी फाइटर पायलट की ट्रेनिंग से लेकर वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग इसी एयरबेस में दी जाती है और भारत ने यहाँ जो नुकसान पहुंचाया वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि फाइटर पायलट की ट्रेनिंग से लेकर वेपन्स की ट्रेनिंग तक में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ के हालात क्या हैं ये तस्वीरें देखकर आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये सामने धमाका हुआ है, एयरबेस के अंदर, एयरबेस के अंदर धमाका, एयरबेस के अंदर धमाका हुआ। ये देखो अभी अभी। या साहिब ज़मान या अबुल फज़ल अब्बास। इस धमाके के बाद आसपास के लोगों ने जो वीडियो बनाया उसमें लोग बोलते सुनाई दे रहे हैं कि सरगोधा एयरफोर्स पर एयरबेस पर जोरदार धमाका हुआ है। अभी अभी धमाका हुआ है, अभी अभी ये देखिए धुआं उठ रहा है यहाँ से, अभी अभी धमाका हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अभी अभी धमाका हुआ है। सौरभ, एक बार फिर से एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे चाहिए। ये जो सरगोधा एयरबेस है ये तबाह तो हो गया, अब इस एयरबेस पर जो F-16 खड़े थे वो तो खड़े ही रहेंगे, वो किसी काम के नहीं होंगे, तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? जी रजत जी, ये एयरबेस इतना इंपॉर्टेंट है, इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है पंजाब के अंदर। इस एयरफील्ड को 270 किलोमीटर दूर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर से, और ये उसी लाइन में, लाहौर वाली लाइन को अगर हम पश्चिम की तरफ ले चले तो वहां पे आता है। आप देखिए इन्होंने अटैक किया है, 2 जगह पे ये बॉम्ब गिराए गए हैं, इसके 4 रनवे हैं। ये ऐसी एयरफील्ड है जो पहली एयरफील्ड पाकिस्तान के अंदर की 4 रनवे है। आप एक रनवे को ऐसे देख रहे हैं, दूसरे रनवे को, और भारत के जो वायुसेना की प्रिसिजन है, आप देखिए 2 रनवे के बीच में इन्होंने जो इंटरसेक्शन है उसके ऊपर अटैक किया है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये वाला रनवे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये वाला रनवे भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी थी। एक और क्रेटर है जो कि इसमें इतना क्लियरली नहीं आ रहा, दूर से शायद दिखता होगा, वो यहां पे है, इस जगह पे उन्होंने दूसरा तो उसी को वो जो आप जो बता रहे हैं ना, क्योंकि ये तस्वीर नजदीक से ली हुई है और थोड़ा पीछे से इसको आप देखेंगे तो ये जो इन्होंने सेकंड बताया ना, 2 हैं, एरिया 1 और एरिया 2। ये देखिए, एरिया 1 तो आपने ऊपर बता दिया, हाँ। ये एरिया 2 है नीचे वाला, ये भी रनवे है, इसी में थोड़ा सा आगे जाके इसकी नजदीक की पिक्चर है। यहाँ पर अगर रनवे को हम एक्सटेंड कर दे तो कहीं दूसरा क्रेटर यहां आया, तो इससे क्या है, दूसरी साइड से भी टेक ऑफ नहीं कर सकते। एक तो ये साइड से टेक ऑफ नहीं कर सकते, एक ये साइड से, लेकिन उसके पास 2 रनवे और हैं। और दूसरी बात है, एक अहम चीज आपने बताई थी, कॉम्बैट कमांडर स्कूल। कॉम्बैट कमांडर स्कूल का मतलब है टॉप गन स्कूल, जैसे भारत का टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, या जो यूएस नेवी का फाइटर वेपन स्कूल है, ये वो है। यहां पे टॉप पायलट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रेन होते हैं। तीसरी चीज, यहां पे स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं। चौथी चीज, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं इस बेस के अंदर, क्योंकि इसको सबसे सिक्योर बेस गिना जाता है और एयर डिफेंस सिस्टम इसका सबसे टाइट है। 1965 और 1971 में कहते हैं जो जहाज यहां गया अटैक करने के बाद हो सकता है उस पर क्षति पहुंच जाए, इतना इसको हेवीली डिफेंड किया जाता है। और वहां पे भी जाके अगर हमारी मिसाइल्स हिट कर रही हैं, एक्यूरेटली हिट कर रही हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है कि भारतीय वायुसेना की कितनी अच्छी प्लानिंग और कितनी अच्छी सटीक अटैक्स हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो आप सबूत दिखाए हैं, जो डिटेल्स दी हैं आज हमारे ऑपरेशंस के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, एयर मार्शल भारती ने, वो वाकई में कमाल की हैं। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस का जिक्र आया, इसे कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और मुरीद एयरबेस के बारे में मेरी जानकारी कि पाकिस्तान का फॉरवर्ड ऑपरेशन एयरबेस है, इसका इस्तेमाल युद्ध के समय ही होता है और ये पंजाब सूबे के चकवाल ज़िले में है और पाकिस्तान एयरफोर्स की नॉर्दर्न एयर कमांड का हिस्सा है। इस एयरबेस का रनवे करीब 3 किलोमीटर लंबा है, यानी फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए ये रनवे मुफीद है। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन इससे ज़्यादा दूर नहीं है। मुरीद एयरबेस से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की दूरी सिर्फ 188 किलोमीटर है, लेकिन अब पाकिस्तान का ये एयरबेस तबाह हो चुका है। मुरीद में पाकिस्तान ने एडवांस एयर वार्निंग रडार लगाया हुआ था,
इंडियन एयरफोर्स ने पीएफ के सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। ये तो सौरभ, मुरीद एयरबेस के बारे में जरा अगर डिटेल्स बताएं कुछ। जी, इसकी भी हमारे पास वायुसेना ने तस्वीरें दर्शक ये दिखाई। जानना चाहते हैं सौरभ कि जो मुरीद एयरबेस है, इसको जब तबाह हो गया तो फिर कितना नुकसान हुआ इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स का? देखिए, कहा जाता है कि मुरीद एयरबेस जब हम इसको देखते हैं तो आपने पहले जो बात किया था, जो रावलपिंडी वाले बेस, उससे तकरीबन इसी लाइन में पड़ता है ये। और यदि आप जम्मू से देखिएगा, आपने बताया 188 किलोमीटर, और यहाँ से उसके एग्जैक्टली उसके नॉर्थ में है। और मुरीद के बारे में ऐसा माना जाता है कि मुरीद के अंदर में उसकी जो TB2 ड्रोन्स की फ्लाइट्स जो हम बात करते हैं टर्की से आई थी, और उसका एक शायद उसका मलबा भी हमारे यहाँ आया है, उसकी बर्बादी है। तो उस पाकिस्तान अभी जब अपने ऊपर नाज करता था कि हमारे पास ऐसे TB2 ड्रोन्स हैं या ऐसे ड्रोन्स आए हैं जो बेसिकली उनका आर्म ड्रोन्स की पूरी फ्लीट इस जगह पे है। और जो मेरे ख्याल से एक आया था कि IL-370 जो लेकर आया था ग्लोबल मास्टर, जो टर्की से आए थे, इसी मुरीद एयरबेस में वो शायद कुछ कार्गो लेके आए थे। ये एक स्पेकुलेशन है। और मुरीद की बात आप जब हम बात करते हैं और आगे की जो हम कार्रवाई देखते हैं, जो आगे की, चाहे सरगोदा आपने कवर किया है। सरगोदा एक ऐसा बेस है कि उसके आगे 2 फ्रंटल एरियाज हैं, खास करके जब हम बात करते हैं कि अमृतसर से हम जब आते हैं लाहौर की तरफ, और लाहौर के ऊपर जो गुजरनवाला है उसके पीछे का इलाका सरगोदा, और उससे एचलॉन में जब हम एचलॉन करते हैं टूवर्ड साउथ और नॉर्थ में इसकी रावलपिंडी पड़ती है। इनकी दूरी ज़्यादा नहीं है, तो इनके एयरक्राफ्ट जो भी एयर बेसेस हैं या जो भी एसेट ये रखते हैं, इस तरह से करते हैं। ये पूरा का पूरा बेस हमारे नदन कमांड को, जैसे आपने बताया, जम्मू से, और इसके अलावा नगरोटा या श्रीनगर, तो ये एसेट्स इधर देखते हैं, और इधर जब हम देखते हैं तो पंजाब की तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे प्लेन के अंदर में जो हम जिसको हम कहते हैं फेवरेबल एयर सिचुएशंस, एयर सुपीरियरिटी, ये 2 टर्म्स हैं, फेवरेबल एयर सिचुएशन। और जो हमने 3-4 दिनों के अंदर में सिचुएशन क्रिएट किया एयरफोर्स ने, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग जाती है उसके पास। इसके बाद क्या, जो थ्रस्ट आने हैं, और बार बार सकड़गढ़ का नाम आता है, तो वो थ्रस्ट, वो जम्मू यहाँ पर है, ये वाला, ये सकड़गढ़ बल्ज है, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पर, और यहीं पर आप देख रहे थे कि मैक्सिमम ये जम्मू का इलाका है। यहाँ पर RSपुरा, सांबा, ये जितना है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एयर बेसिस की हम जब बात करते हैं, उसकी रनवे, उसकी एसेट की बात करते हैं, तो हमारे तरफ वो किस तरह से इसको ऑपरेट करेगा। क्योंकि देखिए, ये जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ये गिलगित बाल्टिस्तान का सकरडू है, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जो ऑफिशियल ब्रीफिंग कल की ब्रीफिंग में था कि बहुत क्षति हुई है स्कार्दू के, जी, और उनके मेजर एसेट्स हैं, और उसको कारणों से नहीं बताया गया है। आज की ब्रीफिंग में सौरभ, एक और एयरबेस है जिसका नाम आया, जिससे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, रफीकी एयरबेस। मेरी जानकारी है कि रफीकी एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब सूबे के झंग जिले में है। यह पाकिस्तान का मेजर ऑपरेशनल एयरबेस है। यहां पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस डिपो यानी गोला बारूद का पूरा जखीरा है, भंडार है। इस एयरबेस पर पाकिस्तान ने मिराज 3 जैसे फाइटर जेट तैनात किए हुए थे, और भारत के वेस्टर्न बॉर्डर से इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। यह सिरसा एयरफोर्स स्टेशन से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। सिरसा का जिक्र आया था क्योंकि पाकिस्तान की एक मिसाइल सिरसा तक पहुंची थी जिसे मार गिराया गया था। और ये एयरबेस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस्लामाबाद से इसकी दूरी 337 किलोमीटर है। लेकिन पाकिस्तान का रफीकी एयरबेस तबाह किया जा चुका है। तो इसके बारे में जनरल सिन्हा बताएं कि पाकिस्तान ये जो रफीकी एयरबेस है, इसका क्या असर होगा, इसका क्या इफेक्ट दिखाई देगा पाकिस्तान की एयरफोर्स? कमोडोर बैल बता रहे रजत जी। जी, रजत जी, रफीकी एयरपोर्ट जो है, एयरफील्ड है, वो 10,000 फुट की है,
रफीकी एयरफील्ड के अंदर मिराज 3, मिराज 5, JF-17 जैसे जहाजों को नॉर्मली पोजीशन किया जाता है। ये इनका एक स्ट्रेटेजिक एयर बेस है जो हमारे राजस्थान के सामने का एरिया, बीकानेर का एरिया, उसको कवर करता है। और साथ में ये जैसलमेर साउथ में अगर जाएं तो जैसलमेर की तरफ जाता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। और रफीकी का फिर भी एक एम ये भी होता है कि इसमें मिसाइल्स जो फायर होती है वहां पे, चाहे वो अब्दाली है या चाहे वो फतेह 2 मिसाइल्स है, वो यहां से भी फायर की जाती हैं। और इसी के आगे एक बेस आता है ओकारा, ओकारा से भी मिसाइल फायर की जाती हैं। तो जो मिसाइल सिरसा में हमको गिरी मिली फतेह 2, वो इसका कहा जा रहा है कि वो शायद यहां से रफीकी से फायर की गई हो। और रफीकी का एक और चीज भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है कि इधर से भावलपुर पास पड़ने लग जाता है और भावलपुर में 31 कोर को सपोर्ट देना और पाकिस्तान की आर्मी रिजर्व नॉर्थ को आर्मी रिजर्व साउथ को सपोर्ट देने के लिए ये वाला एयरबेस बहुत ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। भावलपुर यहां से कितनी दूरी पर होगा, क्योंकि हमने शुरुआत तो भावलपुर से ही की थी बर्बाद करने की। एग्जैक्टली तो और ये उसको एयर कवर देता है। 100 किलोमीटर होगा वहां से। देखिए, जब आपने जो बात किया है, ये जो है इसको हम यदि सकरगढ़ मानते हैं और यहाँ पर तकरीबन हम जब कराची बोलते हैं इस जगह को और गुजरनवाला यहाँ बोलते हैं, तो इसके यहाँ पर ये भावलपुर है। और इसकी दूरी यहाँ से नॉट मोर देन आप ले लें 100 के नीचे की पड़ती है। भावल नगर यहाँ है, भावलपुर यहाँ है। देखिए, भावल नगर यहाँ है, भावलपुर यहाँ है। उसके पीछे जब हम इसकी बात करते हैं तो यह है यहाँ पर किलोमीटर। हाँ, ऐसे आता वो जैसे महमूद का कैंप है, वो तो है कैंप ना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ता है कि यहाँ 31 कोर का हेडक्वार्टर्स है। ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्मी ग्रुप नॉर्थ जब हम बात करते हैं तो तकरीबन इस जगह में उनकी 12 कोर है। 12 कोर के नीचे जो आर्मी ग्रुप का साउथ का है, जो मेजर उनकी एसेट है, जो हमारी आर्मी की तरफ से जब वो स्विंग करती है तो हमारे जैसलमेर और हमारे बीकानेर की तरफ का उसका ऑपरेशन है। और जब आपने बताया रहमियार खान को हमने ख़त्म किया है, यहाँ पर उसके 5 स्क्वाड्रन का माना जाता है, इस इलाके में रखता है। 20-22 का उनका एक है, शायद ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। उसमें से 5 स्क्वाड्रन की फ्री यहाँ रहती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है। और इसको सपोर्ट करनी है इस ऑपरेशंस को, तो यहीं से वो ज़्यादा, और रहमियार खान के बीच से, इन दोनों जगह से जो हमारे पंजाब के साउथ का इलाका है और हमारे राजस्थान का साउथ के ऑपरेशंस को ये कवर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। आज पाकिस्तान की तरफ से न तो कोई ड्रोन भेजे गए हैं और न कोई गोलाबारी हुई, तो हमें टाइम मिल रहा है समझने का उन सारी चीजों का जिनका जिक्र आज एयर मार्शल ने किया था। उन्होंने श्रीनगर और कारगिल के जो करीब एक एयरबेस है उसका जिक्र किया था। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का स्कार्दू एयरबेस है जी। और स्कार्दू आप कह रहे थे कि उसको कादरी एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है और ये नॉर्दर्न कमांड का अहम बेस है। पाकिस्तान ने, मैं दर्शकों को बता दूं, इस फॉरवर्ड लोकेशन पर अपने JF-17 और JC-10 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने स्कार्दू में 18 JF-17 एडिशनल प्लेन तैनात किए थे, लेकिन भारतीय सेना ने इस एयरबेस पर भी हमला किया। तो सौरभ, ये जो स्कार्दू एयरबेस है ये कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बिल्कुल करीब है और ये मुझे लगता है कि एयरबेस तबाह हुआ तो जरूर कमर टूटी होगी, तकलीफ हुई होगी। मेजर कमर टूटी है। ये नॉर्दर्न एरियाज में, जैसे बल्तिस्तान के अंदर आता है ये एयरबेस, इसमें 2 रनवे हैं, एक नहीं 2 रनवे हैं। और ये ऐसा एयरबेस है जिसको अटैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका वैलीज में से जाके इसको अटैक करना पड़ता है। लेकिन पूरा पीओके और साथ में यहां से श्रीनगर 160 किलोमीटर दूर है। तो अगर कोई भी ऑपरेशंस होते हैं पीओके के अंदर, तो स्कार्डू एयरबेस से ही क्विक रिएक्शन फाइटर एयरक्राफ्ट उस पे अटैक कर सकते हैं। तो आपने बताया JF-17, पहले यहां F-16 भी रखे जाते थे, अब F-16 की जगह यहां J-10 रखा जा रहा है। तो J-10 उनका सबसे बेस्ट फाइटर है JF-17 के साथ। तो ये जो बेस है, इधर से श्रीनगर जो है 160 किलोमीटर है और ये पूरा पीओके को कवर करता है। हाँ, देखो रजत साहब, इसमें 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी हैं कि जो स्कार्दू का एक प्रकार एयरफील्ड है, इसमें इंप्रूवमेंट हुई है लास्ट
5-6 साल में। और स्कार्दू का जो एयरबेस है इसका और चाइनीज जो ऑपरेट करते हैं मिलके करते हैं, तो स्कार्दू का जो पूरा का पूरा आपका लेह लद्दाख का इलाका, कारगिल बटालिक यहीं से कवर होता है। और सच्चाई यह है कि इसके अंदर स्कार्दू का जो एयरफील्ड है इन्होंने इसको मॉडर्नाइज भी किया है और इसकी लेंथ भी बढ़ाई है लास्ट 2 साल में। और यहाँ पर JF-17 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको भी ये रखे गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्कार्दू की ध्यान रखना है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहाँ से आ रहा है उसको भी ये कवर देता है, क्योंकि चीन के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, 62 बिलियन डॉलर उसने खर्च किया है। तो स्कार्दू का जो एयरफील्ड है वो जो है इसको कवर देता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका मिलाप जो है पाकिस्तान के होटिंग जो चीन के एक प्रकार लद्दाख के आगे ऊपर जो है नदन एरिया में वहाँ और स्कार्दू का जो एयरफील्ड है इसका कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान देना है। और लद्दाख के अंदर जितने भी शॉर्टेज होती हैं वो ज़्यादातर स्कार्दू से होते हैं। और जो स्कार्दू से लेके कारगिल के लिए भी एक रोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार ये कहा जा रहा है जो लोग हैं ये शिया पॉपुलेशन है स्कार्दू में जिस प्रकार से कारगिल और बटालिक में है, और इसको गिलगिट के एरिया का मेन टाउन माना जाता है। और सच्चाई ये है कि जो लोग वो अब डिमांड है इन शिया पॉपुलेशन की कि स्कार्दू से कारगिल के लिए रास्ता खोला जाए, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम वहां पर मूव करना चाहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रजत जी स्कार्दू के बारे में जनरल सिन्हा बताना चाह रहे हैं, ये कारगिल के वॉर हीरो हैं और बहुत ये कारगिल की बता रहे थे, कारगिल में जहां ये एक चोटी कैप्चर करने इन्होंने की थी उससे बहुत दूर नहीं है ये। देखिए स्कार्दू जो है हमारे जहन में बसता है, हमारे रक्तों में बसता है, क्योंकि इसको बहुत नज़दीक से हमने इसको देखा है। देखिए मेन चीज़ उसकी बात नहीं करूँगा, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करूँगा। जो सबसे बड़ी हमारे लिए यदि माउंटेन्स में जहाँ बात करते हैं खास करके POK के लिए, और जब हम बात करते हैं जहाँ पर आप देख रहे थे कितनी तगड़ी फायर जो आ रही थी, पुंछ राजौरी ये सारे इलाके अप टू पलनवाला यहाँ से यदि हम थोड़ा सा ये हमें दिखाया गया, अदरवाइज यहाँ पर अवंतीपुर श्रीनगर है। आज इसके अलावा जो भी आपका इस इलाके में कार्रवाई होती है स्कार्दू, इसका इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। गलवान जब हमारी हुई थी चाइना के साथ फेस ऑफ चल रही थी, तो चाइना ने इसको बहुत रेप नंबर से इसको पकड़ा था और उसका ये विचार था कि स्कार्दू यूज़ होगा, और ये अभी भी है। इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफिंग शायद सिक्रेसी के कारण नहीं दिया गया है, इसकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। आप कह रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि गलवान स्टैंड ऑफ के टाइम पे चाइना इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। चाइना ने मेजर एसेट यहां मूव किया था। अच्छा, जब उसको ऐसा लगता था कि यदि कुछ बढ़ेगा, उनके देखिए J-17 की भी बात हो रही है और J-10 मेजर बहुत ज्यादा तादाद में, मेरे ख्याल से उस समय आकलन किया जा रहा था 10-12 स्क्वाड्रन, और ये केवल नहीं कि पाकिस्तान के, उसके भी चाइना के एसेट यहाँ आए थे। तो इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है जो हम लोग इतने ही सारे हमने यहाँ भी घुस के मार दिया। हमने इसको यहाँ भी मारा। सौरभ एक बार सियालकोट की भी बात कर लेते हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है, यहाँ भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस एयरबेस की खासियत ये बताई गई है कि यहाँ से भारत का पठानकोट एयरबेस बेहद पास है। जम्मू कश्मीर और पंजाब इस एयरबेस की पूरी तरह से जद में आते हैं। इसकी लोकेशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जम्मू यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है और अमृतसर सिर्फ 100 किलोमीटर। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए यहाँ से एयर एक्टिविटी करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एयरबेस तबाह हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने सियालकोट में पाकिस्तान के एडवांस्ड एयर रेड रडार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जब जब भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो पाकिस्तान को इसकी एडवांस वार्निंग नहीं मिलेगी। ये सुनिए क्या कहा एयर मार्शल भारती ने। और सियालकोट एयरबेस बर्बाद होने का क्या अर्थ है, ये एक बार सौरभ समझ लेते हैं आपके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं इनसे। कमांडर बेल जी, अगर आप देखें सियालकोट
शकरगढ़ बल्ज के बिल्कुल साथ लगता है। शकरगढ़ बल्ज कौन सा एरिया है? जम्मू और अमृतसर के बीच में जो बल्ज आता है उसको शकरगढ़ बल्ज कहते हैं। आपको सिन्हा साहब ने इसके बारे में 1-2 दिन पहले काफी डिटेल में बताया था। और हमारा पिछला जो मेजर ऑपरेशन हुआ था जहां लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र दिया गया था, वो इस जगह के ऑपरेशंस में दिया गया था। और यहां से जो क्लोज एयर सपोर्ट जहाज देते हैं, क्लोज एयर सपोर्ट का मतलब है जो एयरफोर्स आर्मी को सपोर्ट करती है ऑपरेशन में, दुश्मन के टैंक्स को हिट करने में, उनकी व्हीकल्स, उनके इक्विपमेंट को हिट करने में, डिपोज को हिट करने में। तो यहां पे फास्ट रिएक्शन एयरक्राफ्ट जनरली रखे जाते हैं, जैसे कि F-7PG। ये वो होते हैं जो बहुत जल्दी से एयरबॉर्न हो जाते हैं और आके एरिया के अंदर अटैक करते हैं। अगर आपको याद हो, ये इसके पास ही छमजूरिया का सेक्टर भी पड़ता है। 1971 और 1965 दोनों टाइम पे छमजूरिया से अखनूर की तरफ स्ट्राइक्स गई थी। तो ये बेस इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजर टैंक बैटल्स जो हैं इस एरिया के अंदर फाइट हुए। अब मैं जनरल को बोलूंगा कि वो और बताएं इसके बारे में। ये मेजर हमारे एयरफोर्स और आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सकड़गल बल्ज जो है, रावी रिवर, ये आप देख रहे हैं रावी रिवर है, और ये बसंतर नाला है। अभी जितने दिन, ऑल 5 दिन ये बहुत एक्टिवेट रहा है। जितने भी जम्मू के ऊपर में ड्रोन्स आ रहे थे, या हम कहते हैं पठानकोट, यहां से तकरीबन 19 किलोमीटर है ये पठानकोट के ऊपर में जितनी बातें हुई हैं ये इसी सियालकोट से हुई हैं। और हमने भी यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक पहले दिन भी किया है। 3 स्ट्राइक जो आए थे, जो हम लोग बात करते हैं आउट ऑफ 9 टारगेट, तो यहां पर जो टारगेट है यही इसी जगह पे है। इसमें बीएसएफ ने भी बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और 7 से 8 जो टेररिस्ट घुस रहे थे, क्यों यहां पर जो मिक्सचर है वो उनके पाकिस्तान आर्मी के रेंजर और टेररिस्ट का है। और यहीं पर, यहां सरकारदू के ठीक पीछे ये कहा जाता है कि उसने अपने जो ड्रोन के ब्रिगेड को खड़ा किया है। तो मेजर जो आप छोटे छोटे ड्रोन्स उड़ के आए हैं, जो कि खास करके टर्की के हैं, ये सारे इधर से आए हैं। और ये 5 रात जो हुई है फाइट, उसमें पूरा एक्टिव रहा है। यहीं से, जैसे वो बता रहे थे कि अखनूर की तरफ, ये हम जाते हैं अखनूर की तरफ, तो उसमें भी बहुत उस इलाके में हुआ। मतलब जनरल सिवाज ये समझें कि ये एरिया, चूंकि आप सबने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक तौर पर, तो यहां कोई भी सेना का मूवमेंट होगा तो उसको कवर ये देगा, ये बेस। बिल्कुल आपने ठीक बोला सौरभ। और ये देखो, सियालकोट 40 किलोमीटर नहीं है बॉर्डर एरिया से। ये अगर यहां से कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो आपको वार्निंग पीरियड बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप जब तक अपना एयर डिफेंस सिस्टम को पुख्ता करेंगे ये एयरक्राफ्ट आ जाता है। और जितनी भी टैंक की बैटल्स हुई यहीं से एयरक्राफ्ट आके उन्होंने सपोर्ट किया। और क्योंकि ये छमजोड़िया के नज़दीक है, आप 1965 की लड़ाई देखें, 1971 की लड़ाई देखें, क्योंकि मैंने छमजोड़िया में बटालियन कमांड की है, तो ये सच्चाई है कि टेरेन जो है वो एक फेवरेबल है पाकिस्तान के लिए। एयर मार्शल आज बता भी रहे थे कि उन्हीं जगहों पर उन्होंने अटैक किया जहां से ड्रोन आए या मिसाइल। सर, आप बता रहे कि यहां से ड्रोन फायर किए गए थे भारत की तरफ, तो जाहिर है इस पर हिट करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। और ये इसकी 2-3 और अहमियत है, क्योंकि ये जब भी इन्होंने हमला किया है अखनूर की तरफ 1965 और 1971, ये एयरफील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट इनको मदद दी है। आपको पता है कि छम का एरिया अभी भी पाकिस्तान के पास है, वो जो हमारे पास होता था। तो ये सच्चाई है कि अब हमने अपने उस इलाके में बहुत इंप्रूवमेंट कर ली, अपनी डिफेंसेस बहुत मजबूत कर दी है। मगर ये सच्चाई है, जो सियालकोट का जो एयरफील्ड है ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी जो डिटेल्स आज दी हैं एयर मार्शल ने, कितनी सारी एयरफोर्स स्टेशन को हिट किया, जिसके बारे में आप लोगों ने बताया कैसे स्ट्रेटेजिक थे, इंपॉर्टेंट थे, और बार बार समझाया था। मुझे बताया गया कि जब 9 और 10 मई की रात हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इन 11 एयरबेसेस को तबाह किया, पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर टूट गई, पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, 8 मई की रात पाकिस्तान ने हमारे सैनिक ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की थी, सिविलियन इलाकों में ड्रोन्स भेजे थे। इसके बाद भारत की तरफ से डीजीएमओ ने पाकिस्तान को समझाने के लिए, चेतावनी देने के लिए फोन किया, लेकिन तब पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला लाइन पर नहीं आए। और इसके बाद रात में हमारी एयरफोर्स ने जबरदस्त कार्रवाई की, जिसका जिक्र हमने किया, जिसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बताया कैसे पाकिस्तान के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया।
इसका असर यह हुआ कि हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और फिर उन्होंने भारत से गुहार लगाई हमले बंद करने की। Ladies and gentlemen, on the 10th of May, in the morning, even as we were getting into a huddle to war game the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. आपने देखा हमारी तीनों सेनाओं ने बड़ी क्लैरिटी के साथ, सबूतों के साथ ये बताया कि उन्होंने अपने टारगेट कैसे अचीव किए, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। असल में पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान ने काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन चलाई, बड़े बड़े दावे किए कैसे उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कोई सबूत नहीं दिखाया, कोई प्रूफ नहीं दिखाया। आज हमारे डीजीएमओज ने पाकिस्तान की मीडिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि भारतीय सेना अगर चाहती तो पाकिस्तान की मिलिट्री को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमले पर रिस्पॉन्ड किया और एक मैसेज दिया कि अगर भारत पर हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा, समझ जाओ। और उन सारी लोकेशन की डिटेल भी आज उन्होंने सामने रखी, उन आतंकी ठिकानों की तस्वीरें दिखाई जिससे 7 मई की रात को हमारी फौज ने टारगेट किया था और ध्वस्त कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि भारत का एक्शन आतंकवाद के खिलाफ था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से जो इंफॉर्मेशन मिली उसके आधार पर पहले 21 आतंकवादी अड्डों और उनमें मौजूद आतंकवादियों की पूरी जानकारी इकट्ठी की गई। फिर बहुत सोच समझकर इनमें से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि 6 और 7 मई की रात बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट और पीओके में आतंकी अड्डों पर हुए हमलों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सर अहमद जैसे तमाम आतंकवादी मारे गए। ये दहशतगर्द पुलवामा अटैक से लेकर IC-814 हाईजैकिंग तक और पहलगाम हमले के मोस्ट वांटेड थे। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप मोस्ट कमांडर्स मारे गए हैं। टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस से कंफर्म करने के बाद ये बताया गया कि भारत के एक्शन में लश्कर का टॉप कमांडर अबू जुंदाल मारा गया है। अबू जुंदाल हाफिज सईद का सबसे करीबी था, मुरीद के में लश्कर के मरकज़ तैयबा का इंचार्ज था। अबू जुंदाल लश्कर के ऑपरेशन का हेड था। आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना और उन्हें दहशतगर्दी के मिशन पर भेजना इसकी जिम्मेदारी थी। अबू जुंदाल की पाकिस्तानी फौज के लिए क्या कीमत थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अबू जुंदाल के जनाजे में पाकिस्तानी फौज का सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हुआ। पंजाब पुलिस के IG ने अबू जुंदाल के जनाजे को आखिरी सलाम पेश किया।
पंजाब सूबे की पुलिस ने अबू जुंदाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और यही नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से उसके जनाजे के लिए गुलदस्ता भिजवाया गया था। भारतीय सेना के अटैक में जो आतंकवादी मारे गए हैं उनमें अबू अक्सा का नाम भी है। अबू अक्सा मुरीदके में मरकज़े तैयबा पर अटैक के दौरान मारा गया। अबू अक्सा हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का कमांडर था। वह हथियारों की स्मगलिंग का मास्टर था। यह अफगानिस्तान से हथियारों को पाकिस्तान में लाता था और लश्कर के आतंकवादियों को हथियार देता था। हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अबू अक्सा जम्मू कश्मीर में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल था। उसके जनाजे में भी पाकिस्तानी फौज के अफसर शामिल हुए और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी उसके ताबूत पर फूल चढ़ाने पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए दूसरे बड़े दहशतगर्द का नाम है यूसुफ अजहर। ये मसूद अजहर की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल हेड था। उस्ताद जी और घोसी साहब के नाम से मशहूर यूसुफ अजहर मसूद अजहर की बहन का हस्बैंड था। मसूद अजहर का जीजा था। यूसुफ अजहर जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों को आर्म्स की ट्रेनिंग देता था। यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। यूसुफ अजहर कंधार में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 की हाईजैकिंग के केस में मोस्ट वांटेड था। यूसुफ अजहर बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुबानुल्लाह में छुपा हुआ था। हमारी फोर्स ने जैश के इस अड्डे पर टारगेटेड अटैक किया और यूसुफ अजहर समेत कुल 14 लोग मारे गए। इसमें यूसुफ अजहर के अलावा मसूद अजहर के परिवार के 9 और लोग भी शामिल थे। हालांकि इस हमले से मसूद अजहर इतना डर गया कि वो परिवार वालों के जनाजे में शामिल नहीं हुआ और कहा, काश मैं भी मारा जाता। हजारों बेगुनाहों का कातिल मसूद अजहर अब अपने परिवार वालों और करीबी आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहा रहा है। हमारे फौजी एक्शन में मसूद अजहर का साला हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया। हाफिज मोहम्मद जमील मसूद अजहर की वाइफ का भाई था। मसूद अजहर की आतंकी फैक्ट्री जैश ए मोहम्मद का फंड मैनेज करता था। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का इंचार्ज था। हमारी एजेंसी के पास पक्की जानकारी थी कि जैश के तमाम खूंखार आतंकवादी जैश के क्वार्टर मरकज सुबानुल्लाह में छुपे हुए हैं। इसीलिए मरकज पर बम फेंका गया और कुछ ही पलों में आतंक का यह अड्डा दहशतगर्दों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया, जिसमें हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया। इसी मरकज में जैश के एक और आतंकवादी के मारे जाने की कंफर्मेशन मिली है। इसका नाम है मोहम्मद हसन खान। मोहम्मद हसन खान जम्मू कश्मीर में हुए कई टेररिस्ट अटैक की साजिश में शामिल था। मोहम्मद हसन खान का पिता POK में जैश का ऑपरेशन कमांडर है। यह दहशतगर्द भी अब कब्र में पहुंच चुका है। आज हमारे आर्मी के ऑफिसर्स ने बताया कि जब भारत की फौज ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, उसके बाद अपनी पब्लिक को दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान ने भारत में कई जगह हमले किए, हमारी सीमाओं के अंदर ड्रोन उड़ाए, युद्ध जैसे हालात पैदा किए और भारत ने इसका जवाब टिट फॉर टैट दिया। अब सवाल पैदा होता है कि ये सीज फायर की बात कहां से आई और इस सीज फायर के पीछे की कहानी क्या है? अमेरिका इसमें कैसे कूदा? 9 मई की रात को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने नरेंद्र मोदी को फोन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। उसी रात पाकिस्तान ने भारत में 26 ठिकानों पर हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के एयरफोर्स के ठिकानों पर जवाबी हमले किए। पाकिस्तान की एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, इसके बारे में भी एयर मार्शल ने बताया। भारत के मिसाइल रावलपिंडी तक पहुंच गए। उस जगह पर भी हमला किया गया जिसके पास पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर का कमांड सेंटर है। भारत की फौज को इंस्ट्रक्शन था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, गोली का जवाब गोले से देना है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भारत की मिसाइल्स के जद में हैं। भारत का पाकिस्तान पर मैसिव अटैक करने का प्लान है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप को यह भी बताया कि जनरल आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर अथॉरिटी कमांड की मीटिंग बुलाई है। वीकेंड पर भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एक्टिव हुए। उन्होंने JD वांस से कहा कि वो दोनों देशों से बात करें और किसी भी तरह टकराव को एस्केलेट होने से रोका जाए। JD वांस ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की।
आसिम मुनीर से बात की, हमारे एनएससी अजीत डोवल से बात की और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी मैदान में उतरे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि पाकिस्तान फायरिंग रोकने को तैयार है, क्या आप भी तैयार हैं? जयशंकर ने कहा कि सरहद पर फायरिंग रोकने का एक ही तरीका है, डीजीएमओ की डीजीएमओ से बात हो। पाकिस्तान के डीजीएमओ से पहली रिक्वेस्ट दिन में 1 बजे आई, हमारे डीजीएमओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके बाद 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फिर फोन किया। इस बार बात हुई, फायरिंग रोकने का फैसला हुआ और जैसे यह खबर डोनाल्ड ट्रंप को दी गई तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्विटर पर अनाउंस कर दिया। उन्होंने इंप्रेशन दिया कि अमेरिका के लेवल पर बात हुई और सीज फायर हो गया। लेकिन भारत ने इस पूरी बातचीत को डीजीएमओ के लेवल पर ही रखा और इसे एग्रीमेंट के बजाय अंडरस्टैंडिंग कहा। इसी बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि वो भारत से बात करना चाहता है, कश्मीर का मसला सॉल्व करना चाहता है। जब भारत को यह कन्वे किया गया तो भारत ने कहा कि पाकिस्तान से बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान पीओके भारत को लौटाना चाहता है तो बात हो सकती है, अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत को सौंपना चाहता है तो बात हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान से बात करने के लिए कुछ नहीं है। वैसे कल शाम को जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक ट्विटर पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए, तो सबसे पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया पर इतने सारे फेक मैसेजेस आते हैं कि सब कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, मुझे पूछा, मैसेज भेजकर पूछा क्या ये सच है। और सच तो था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल पर यह लिखा गया था। अमेरिका ने कोशिश की और भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए राजी कर लिया। 2 मिनट में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने उछल उछलकर ट्वीट किया कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रंप को थैंक यू भी कह दिया। इसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि किसने रिक्वेस्ट की होगी। लेकिन जब भारत की तरफ से बयान आया तो यह क्लियर हुआ कि कोई समझौता नहीं हुआ, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ। पाकिस्तान को 48 घंटे की मोहलत मिली है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो कल अमेरिका, चीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की सबको बार बार थैंक यू कहा कि इन सब ने मिलकर उनकी जान बचाई। और इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पक्के बिजनेसमैन है, ये उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया। पहले तो उन्होंने कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, मेरा इससे क्या मतलब। लेकिन आज उन्होंने भारत और पाकिस्तान की तारीफ की और कहा मैं इन दोनों मुल्कों से अच्छी ट्रेड डील करूंगा। ट्रंप का कंसर्न ना भारत से है ना पाकिस्तान से, उन्हें तो चीन को ठिकाने लगाना है और ये उनके सारे एक्शन से रिफ्लेक्ट होता है। जब उन्हें लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हो सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें यह भी लगा कि चीन बीच में इंटरवीन करके हीरो बन सकता है, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सीज फायर करवाया। हालांकि भारत ने क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जारी रहेगा। पाकिस्तान के पास कल दोपहर 12 बजे तक की मोहलत है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की धमक पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक सुनाई दी है। ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जो भी भारत के खिलाफ टेरर एक्टिविटी करेगा, साजिश करेगा, उसके लिए सरहद पार की जमीन सुरक्षित नहीं है। भारत सरहद के इस पार और उस पार कार्रवाई जरूर करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के टेरर एस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की सिविलियन आबादी, यहां तक कि हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों को भी टारगेट करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। क्योंकि 9 मई की एयर स्ट्राइक में भारत ने
ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, इसलिए राजनाथ सिंह ने इसकी तरफ इशारा भी किया। असल में आज डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ में ब्रह्मोस के प्रोडक्शन और टेस्टिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ। इसी मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ मिसाइल नहीं है, बल्कि दुश्मनों के लिए भारतीय सेना की ताकत का प्रतीक है। ब्रह्मोस के जरिए भारत दुश्मनों को यह मैसेज दे रहा है कि जो भी हमारी सुरक्षा संप्रभुता को चुनौती देगा वो चूर चूर हो जाएगा। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं, बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। राजनाथ सिंह की बात बिल्कुल सही है कि दुनिया ताकतवर का सम्मान करती है और ये पिछले 4 दिन में दिखाई दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है, ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर कैसी तबाही मचा सकती है, ये पाकिस्तान का हाल देखकर दुनिया को समझ आ गया होगा। भारत ने 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट चकलारा एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से ही टारगेट किया था। पाकिस्तान का ये एयरबेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी को एयर कवर देता है। पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर इससे ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान अपने ड्रोन का जखीरा रखता था। यहीं पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। भारत ने ब्रह्मोस के एक ही बार से नूर खान एयरबेस के एक बड़े हिस्से को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी फौज का कितना मजबूत हथियार है। अब दूसरे देश क्या इस मिसाइल को खरीदना चाहेंगे? एक बार फिर से सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, आपके पास में तीन विशेषज्ञ हैं, उनमें से जो भी चाहें वो बता सकते हैं इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। लोग समझना चाहते हैं क्या है ब्रह्मोस, क्या है इसकी ताकत। थोड़ा सा फिर ये टेक्निकल बताना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर हाँ, हम कवर तीनों को टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता देंगे सारे। फिर तीनों कवर कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप सारे ही आ जाओ ना। हाँ, ठीक है। बेसिकली ब्रह्मोस इंडिया रशिया की कॉम्बिनेशन है और ब्रह्मपुत्रा और जो मॉस्कोवा रिवर है, इन दोनों को मिला के इसका नाम बना है ब्रह्मोस। ये ऐसी क्रूज मिसाइल है जो कि ग्राउंड से भी लॉन्च की जा सकती है, एयर लॉन्च भी की जा सकती है और सी से भी लॉन्च की जा सकती है, शिप से भी। और इसकी जो महत्वपूर्ण चीज यह है कि बहुत कम ऐसी मिसाइल्स हैं दुनिया में जो एयर एनवायरमेंट यानी कि क्रूज मिसाइल्स हैं, लेकिन उनकी स्पीड सुपरसोनिक है, यानी कि उनकी स्पीड और साउंड से ज्यादा है। और जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, इसकी स्पीड मार्क 3.5 है, यानी कि 3.5 टाइम्स फास्टर देन स्पीड और साउंड। इसका प्रोफाइल क्या होता है? अगर जहाज से लॉन्च की गई हो तो पहले ये गिरती है जहाज से, फायर होती है और फिर चलती है आगे, स्पीड बढ़ाती है और उसके बाद नीचे चली जाती है और नीचे जाके ये 5 to 10 मीटर्स की प्रोफाइल पे फ्लाई करती है टारगेट की तरफ। इससे क्या होता है, ये जो मिसाइल का वैसे भी रेडार जो है, सिग्नेचर रेडार पे जो पिक्चर दिखाती है वो बहुत ही कम है। ऊपर से जब ये नीचे आ जाती है, लो हाइट पे आ जाती है, तो वो बिल्कुल भी रेडार इसको पिकअप नहीं कर सकता और इस वजह से ये एकदम अनडिटेक्टेड टारगेट तक पहुंच जाती है। उसके बाद ये ईज करती है
टारगेट को अक्वायर करती है और सुसाइडल डाइव के अंदर जाके उसको हिट कर देती है। तभी आपने देखा जितने अटैक हैं वो टॉप डाउन अटैक है, और इसमें अगर हम डिले फ्यूज लगा दें तो होल बना के टॉप पे, फिर जब वो अंदर जाती है तो एक्सप्लोड करती है और ब्लास्ट इफेक्ट में बहुत लार्ज एरिया उसका खत्म हो जाता है, और खासकर अगर जहाज वगैरह हो तो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। और अगर इसको रनवे पे इस्तेमाल किया जाता है तो आपने देखा क्रेटर जो है इसका 15 से 20 मीटर और 3 से 5 मीटर के करीब होता है। यह मिसाइल की मेन क्वालिटी क्या है? यह मिसाइल को पकड़ा नहीं जा सकता, यह इसकी मेन क्वालिटी है। दूसरी इसकी स्पीड, तीसरी इसका लो रेडार सिग्नेचर, और चौथी इतनी प्रिसाइज है, इतनी एक्यूरेट है, हम इसको कहते हैं 1 to 5 मीटर्स, लेकिन अगर एवरेज लें तो 3 मीटर्स का सर्कुलर एरर प्रोबेबल है। सर्कुलर एरर प्रोबेबल का मतलब होता है जहां पे 50% के करीब बॉम्ब्स गिरते हैं उस सर्कल को सर्कुलर एरर प्रोबेबल कहते हैं। तो यानी कि बहुत हाईली एक्यूरेट मिसाइल है, और इसमें अगर हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स या इसको दूसरे चीजें फीड कर दें तो टारगेट का बचना नामुमकिन है। जनरल साहब, जो मेन चीज समझने के लिए रजत जी बहुत जरूरी है, एक तो ट्रायड है, हम तीनों सेनाओं, तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स के पास में, तो बेसिकली जो सबसे अच्छी तरीके होती है जो जब ये जमीन से फायर किया जाए या नेवी से, नेवल वाले किसी शिप से या अंडरग्राउंड से भी फायर, अंडर सी से फायर हो सकता है। इसका मतलब है जो हम कहते हैं नैप टू अर्थ, सबसे बड़ी चीज इसकी है, और आज तक इसको कोई भी रडार पकड़, जब नैप टू अर्थ का मतलब है 10 फीट 10 मीटर 10 मीटर आप देखते हैं जब हम ये बात करते हैं किसी बिल्डिंग के, तो उस यदि वहां पहाड़ है तो ये उड़ेगा अपने आप, फिर नीचे जाएगा, गड्ढा है तो ऐसे समुद्र की सतह में करेगा, इसको पकड़ पाना इम्पॉसिबल है। और इतनी तगड़ी है, पूरे दुनिया से इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। फिलीपींस को ये मिल चुका है, हमने दे चुके हैं। इसी तरह जितने भी आपके देश हैं जो कि खास करके इंडो पैसिफिक में और जो साउथ चाइना सी से लेके मलाका स्ट्रेट जब बात करते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है। इसका डिमांड यहाँ कहा जाता है कि इवन अमेरिका, रशिया का तो हम ज्वाइंट कॉपरेशन है हमारा रशिया का, और इसकी क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं। आज जो हमने कारखाना ये हुआ है लखनऊ में, वो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के लिए, मगर इसके बारे में हम ये नहीं बताएंगे क्योंकि वो सीक्रेट है, कि है ओपन डोमेन में, कि इस प्रति साल कितने ब्रह्मोस उसकी क्षमताओं को 10-15 गुना, क्योंकि बाहर के देश भी मांग रहे हैं, हमारे देश में हमारी तीनों सेनाओं का इसका बहुत बड़ा डिमांड है, और जमीन के ऊपर में इसको जब हम यूज करते हैं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से जब हम तीनों करेंगे तो हम ऐसा प्लमराइज कर सकते हैं। सर मैं 2-3 बातें जो समझा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ये है ग्राउंड टू नैप टू ग्राउंड। पहली बात तो आपने बताया कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है, 3.5 या 3.5 मार्क है, 3.5 ठीक है। अब दूसरा ये मतलब साउंड से 3.5-4 गुना ज्यादा, और दूसरा आपने कहा कि ये रडार इसको इसलिए नहीं पकड़ पाता क्योंकि ये जमीन से बिल्कुल चिपक के चलती है। नैप टू अर्थ मतलब जमीन के जैसे ये है, यदि मैंने यहां से चढ़ा, ये गड्ढा है तो गड्ढे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर उठे, जैसे उसको हम कहते हैं स्काउटिंग, जैसे नैप टू अर्थ ऐसे है, जहां पहाड़ है तो ऐसे क्लाइंब करेगा अपने आप करता है, अपने आप। उसकी गाइडेंस सिस्टम इतनी, एक बार आपने उसको फीड कर दिया वो टारगेट में यहीं गिरेगा, यहीं उसका 3 मीटर कितना हुआ? अरे आज और ये किसी जंग के हालात में पहली बार इस्तेमाल हुई है ना? बिल्कुल पहली बार इस्तेमाल हुई है। और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जनरल साहब बता रहे थे, टेरेन कॉन्टूर मैचिंग। टेरेन कॉन्टूर का मैचिंग का मतलब होता है अगर टेरेन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये उसके साथ साथ ही ऊपर नीचे जाती है, और बिल्कुल उस लेवल पे रहती है कि पिकअप नहीं होती, छुप के जाना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने इसको फिलीपींस को बेचा है, 3,202 करोड़ का डील है, और बाकी भी बहुत सारे देश हैं जैसे कि वियतनाम है और इंडोनेशिया है। आप बोल रहे हैं सर? अरे सो सॉरी। देखो ये सच्चाई है, इसकी कुछ एक और खसूसियत है। ये जो ट्राइड की बात की, ये इंपॉर्टेंट है समझाना। देखो बार बार जो पाकिस्तान आपको थ्रेट देता है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने इसको एक शो पीस नहीं रखा गया। हमने बार बार उसको ये बताया कि यूं तो भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मगर हमारे पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हम न्यूक्लियर ट्राइड हैं,
इसका मतलब हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से भी, जमीन से भी, समुंदर से भी और समुंदर के नीचे से फायर कर सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर 4 ही ऐसे देश हैं जो ये कर सकते हैं, क्योंकि आपका सबमरीन को डिटेक्ट करना मुश्किल है कि कहां पर आप छुपे हो, तो आपका जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पुख्ता होने के कारण तो दुश्मन 10 बार सोचेगा कि अगर उसने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। ये डेटरेंस जो आया है ये बहुत काबिल तारीफ है, और ये डेटरेंस आया है बरमोज के कारण। जो बरमोज है वो ट्रायड के अंदर का हमारा न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। बिल्कुल, ये न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकता है और हवा में भी, जमीन पे भी, समुद्र में भी और समुद्र नीचे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी है कि बरमोज, क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसकी डिमांड आज की तारीख में कम से कम 17 देश की एक प्रकार वेटिंग लिस्ट लगी है कि जो इससे खरीदना चाहते हैं। अब फिलीपींस को दे दी है। फिलीपींस ने क्यों ली है? फिलीपींस और एक प्रकार चीन का इंडो पैसिफिक के अंदर रिलेशन ठीक नहीं है, उसको ये चाहिए था। वियतनाम चाहता है, और उसके बाद मलेशिया की डिमांड है, साउथ अफ्रीका की है, इसी प्रकार से अर्जेंटीना, ब्राजील, ये इतने देश हैं कि जो बरमोज चाहते हैं। एक सवाल केवल, इसकी टक्कर की मिसाइल दुनिया में किसके पास है? अभी तक इसके टक्कर की मिसाइल F-15EX के अंदर लगने वाली है, अभी तक वो ऑपरेशनल नहीं हुई है। अमेरिका के पास, अमेरिका के पास, और उसकी रेंज जो होगी 900 किलोमीटर होगी। लेकिन अभी जो उनकी मिसाइल है वो 300 किलोमीटर वाली है, और ये वाली मिसाइल 290 यानी कि 300 ही लेके चलिए। अब हम 450 से 800 किलोमीटर अगले 1 या 2 साल के अंदर एक और डिपेंड है कि जो बोल रहे हैं इसका सिग्नेचर क्यों नहीं है। कोई भी रडार इसको पकड़ इसलिए नहीं पाता, जैसे बता रहे थे जनरल साहब भी, नैप ऑफ द अर्थ ये फ्लाई करता है कि जो रडार का एक प्रकार से वो पोर्शन जिसके अंदर ब्लैकआउट होता है उसका इस्तेमाल करते हुए जाता है। आज तक इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया है। स्पीड इसकी 3 मैक के करीब है और 400 किलोमीटर तक हिट कर सकता है, और 100% टारगेट को हिट करेगा। ये एक इसकी कैपेबिलिटी है। सौरभ, जो एक्सपर्ट्स ने बताया ब्रह्मोस के बारे में, उसको मैं रिकैप कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इन तीनों को, मेजर जनरल AK स्वाच को, मेजर जनरल KK सिन्हा को और एयर कमांडर मिस्टर बहल को, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी, इतनी जानकारी दी, और आज जो लोग इस शो को देख रहे होंगे उन्हें समझ आ जाएगा कि जो भारतीय सेना है उनकी ताकत क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, और लोगों के हाथ अपने आप उनको सलाम करने के लिए उठ जाएंगे, और मेरे हाथ आपको उठ रहे नमस्कार करने के लिए, जय हिंद कहने के लिए। जय हिंद, जय हिंद। एक्सपर्ट बता रहे थे कि ब्रह्मोस मिसाइल के तीनों सेनाओं के 3 अलग अलग वर्जन हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइल हैं। ब्रह्मोस ज़मीन से सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकती है, रडार को चकमा दे सकती है, ये लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाती है, टारगेट का बचना मुश्किल है। इसीलिए ये मिसाइल हमारी सेना के लिए मजबूत हथियार है। लेकिन अब एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देश भी ब्रह्मोस खरीदने के लिए भारत को संपर्क कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस के बारे में डिटेल में बात की। रक्षा मंत्री हैं, बात कहने के लिए उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक पहुंच गई, तो इसका अर्थ एक्सपर्ट्स ने निकाला। जो बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको कही थी वो कंफर्म उन्होंने अभी अभी कर दी है। हमारी ब्रह्मोस उस जगह के बहुत करीब पहुंच गई थी जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। इसी की खबर जब ट्रंप को लगी तो व्हाइट हाउस की पूरी टीम एक्टिव हो गई, और उसके बाद में क्या हुआ ये मैं आपको बता चुका हूं। आज योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान पर चुटकी ली। योगी ने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अगर जानना हो तो इसके बारे में सबसे बेहतर पाकिस्तान बता सकता है, जिसने अभी भी इसका स्वाद चखा है। योगी का बोलने का अपना अंदाज है। उन्होंने कहा अगर किसी भी दुश्मन ने देश पर बुरी नजर डाली तो उसका मटिया मेट होना तय है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करे।
आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि अगर जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़कर के अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को ना के चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में भारत के सामने जो लक्ष्य रखा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और ये ब्रह्मोस मिसाइल उसी अभियान का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को सबक सिखाने और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए देश की सेना को सलाम किया। और इसके बाद योगी ने कहा कि पाकिस्तान और वहाँ मौजूद आतंकवादियों की फितरत कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी सीधे नहीं होती। योगी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसका मतलब साफ है। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादी पाताल में भी छुपे होंगे तो हमारी फौज, हमारी पुलिस उन्हें ढूंढ कर निकालेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे जहां भी होंगे उन तक पहुंच जाएंगे। हमने देखा ये अड्डे ऐसी जगहों पर थे जो मिलिट्री बेसिस के करीब थे, उन इलाकों में थे जिन्हें पाकिस्तान की एयर डिफेंस का पूरा प्रोटेक्शन था। इसलिए ये दहशतगर्द वहाँ बड़े आराम से रहते थे, बेफिक्र होकर रहते थे। लेकिन हमारी फोर्सेस ने मिसाइल्स पर उनका नाम पता लिखा और एग्जैक्टली वहीं मार की जहां वो छुपे हुए थे। ये संकल्प है भारत का कि आतंकवादियों को पाताल से भी निकालकर मारा जाएगा। ये मैसेज है आतंकवादियों को कि भारत अब उनके साथ कैसे डील करेगा। साफ साफ कहा है भारत ने कि जो भी आतंकवादी गतिविधि करेगा उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसे इसी तरह से डील किया जाएगा। कल भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात होगी। आज हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, अगर आज सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो पाकिस्तान अंजाम भुगतने को तैयार रहे। आज की रात क्रूशल है। इंडिया टीवी रात भर लाइव रहेगा, आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा।